हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सबका यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस में स्वागत है। तो हमारी टॉप 100 एमसीक्यूज की सीरीज चल रही थी, उसकी आज थर्ड क्लास है। और आज हम और भी उससे ज़्यादा लेवल की बात करेंगे। और जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएगी, जैसे हम 4 क्लास है तो लास्ट वाली क्लास में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे कि आपको काफ़ी ज़्यादा उसके बेनिफिट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें ताकि हम आपको ऐसे ही अपडेट देते रहें और क्लासेस प्रोवाइड कराते रहें और आपको अच्छा रिवीजन करने का मौका मिल सके। ठीक है, तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। और आई होप आपको जो भी क्लासेस हो रही है, 2 क्लासेस अपलोड होगी और उनमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लगे होंगे और बच्चों का भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है। कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं कि सर आपकी क्लासेस से हमारा अच्छे से रिवाइज हो पा रहा है वापस। ठीक है, तो आई होप आप सबको भी अच्छा लग रहा होगा। तो हम भी ऐसे ही आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, आप भी आपकी तैयारी के लिए मेहनत करते रहें। तो चलते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ क्रॉप रेसिड्यूज इज लेफ्ट अंडर द इंटेंसिव टिलेज। हमारा जो इंटेंसिव टिलेज है, मतलब सघन जो टिलेज हम जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कितना परसेंट क्रॉप रेसिड्यूज है वो बच जाता है। ठीक है, तो हम ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका लेस देन 15%, मोर देन 15%, लेस देन 30%, मोर देन 30%। ठीक है, तो चार ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। आई होप आप सब जानते होंगे इंटेंसिव टिलेज के बारे में कि हम बार बार सोइल को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, उसमें मैनिपुलेशन करते हैं और उससे क्या होता है, हमारा ऑर्गेनिक मैटर है, जितना ज़्यादा हम उसको सोइल के साथ छेड़छाड़ करेंगे उतना एरिएशन बढ़ेगा। ठीक है, सोइल के पोर्स बढ़ेंगे और उसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन भी जो है, एरिएशन बढ़ेगा तो ज़्यादा होगा। तो वहाँ पे जो क्रॉप रेसिड्यूज है वो उसका रिटेंशन क्या हो जाता है, लेस देन 15%। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमने अभी जीरो टिलेज की बात करी थी, ठीक है, जीरो टिलेज की बात करी थी, उसके फादर कौन थे, जेबी ट्रिपलेट। ठीक है, उसके बाद हमने जीरो टिलेज के बारे में पढ़ा था कि इसमें जो है 100% मॉइस्चर, 100% जो क्रॉप रेसिड्यूज है वो उसका रिटेंशन होता है। ठीक है, तो रिटेंशन हो जाता है 100% क्रॉप रेसिड्यूज का। और उसके बाद हमने बात करी थी मोस्टली जो है सबसे ज़्यादा रिटेंशन किस क्रॉपिंग सिस्टम में होता है। मैंने आपको नेक्स्ट हमारा यही आपका क्वेश्चन रहेगा और इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे और आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए जिस मैंने इसमें अच्छे खासे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डाले। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, मोल्डबोल प्लो, एमबी प्लो जिसे आप बोलते हो, इज यूज फॉर डीप प्लोइंग। सही बात है। ठीक है, विदाउट इन्वर्जिंग, नहीं 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 भैया, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, चीजल प्लो इज यूज फॉर डीप प्लोइंग। सही बात है, विद इन्वर्जन। तो ये भी यहाँ पे इन दोनों वर्ड्स में गड़बड़ है। अब ऑप्शन देखते हैं, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू या करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट बट स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। तो आपको चार ऑप्शन में क्या सही आंसर है, आपको टिक लगाना है। तो आई होप आपको मैंने इंडिकेट भी कर दिया क्वेश्चन जब पढ़ा रहा था। उसके बाद अगर हम एमबी प्लो की बात करें तो इसने यहाँ तक तो सही बोला है कि डीप प्लोइंग में, ठीक है मान लेते हैं डीप प्लोइंग में काम आता है ना, बट यहाँ पे विदाउट इन्वर्जन गलत बोला है। इसमें क्या है, ये आपका ये एमबी प्लो का डायग्राम है। ठीक है, ये क्या करता है, सोइल को भी टर्न भी करता है ना, इन्वर्स करता है। इन्वर्जन मतलब या इन्वर्जन आए या टर्निंग आए, ठीक है, बात एक ही है। तो इस साथ के साथ टर्न भी करता है। उसके बाद चीजल प्लो की बात करी इसने, चीजल प्लो की जो अगर हम डेप्थ की बात करें आगे चर्चा करेंगे, डेप्थ जो है 60 सेंटीमीटर तक ये जाता है सोइल में। और उसके बाद अगर हम डीप फ्लोइंग की बात करें तो सही है, बट ये इन्वर्जन नहीं करता है, इन्वर्जन नहीं करता है। ये सरफेस जो सोइल है उसको तो वैसी की वैसी रखता है, नीचे वाली सोइल को डीप हो रहा है, मतलब इसमें 30-60 सेंटीमीटर तक जाके यहाँ पे सोइल को यहाँ से वापस ऊपर लाता है और ये ऊपर वाली सोइल को कोई भी
छेड़छाड़ नहीं करा, सरफेस सोइल वैसी की वैसी आपको देती है। तो और अगर हम एमबी प्लो की बात करें तो इसका पहले आंसर की देख लेते हैं। इसका जो दोनों ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। बोथ ये रहा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट, तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। और उसके बाद आपका अगर हम बात करें एमबी प्लो के डायग्राम की, तो एमबी प्लो का ये डायग्राम है, ये हिच होता है जहाँ से हम ट्रैक्टर से कनेक्ट करते हैं बीम, है ना, जो इसको सपोर्ट देता है, और एक कल्टर जो इसको एक रोस में, या फिर हम बात करें इसको व्हील मान सकते हैं इसका, है ना। उसके बाद शेयर जो ये सोइल में अंदर जाता है, और ये इसे बोलते हैं मोल्ड बोर्ड, ठीक है, तो आपको इस शेप का दिख रहा है, इसे मोल्ड बोर्ड बोलते हैं, है ना। और ये हमारा था एमबी प्लो का डायग्राम। चीजल प्लो का भी ऐसा ही होता है, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। अगर हम कुछ प्लो के रिलेटेड बातें करें, यहाँ पे आपको प्लोज दे रखे हैं, ठीक है, जितने भी प्लो है और किस पर्पज से काम लेते हैं। अगर हम एमबी प्लो की बात करें, जो ट्रैक्टर ड्रोन आता है, ठीक है, तो वो आता है डीप प्लोइंग के लिए और इन्वर्स करने के लिए। वहां पे आपको ऑप्शन में विदाउट इन्वर्जन दे रखा था, तो वो ऑप्शन करेक्ट नहीं था, ठीक है। उसके बाद डीप प्लोइंग की बात करते हैं कि एमबी प्लो जो ट्रैक्टर ड्रोन आता है उससे डीप प्लोइंग में काम आता है, ठीक है। उसके बाद इन्वर्स करता है, सोइल को उलट पुलट करता है, टर्निंग करता है, ठीक है। उसके बाद एमबी प्लो जो एनिमल ड्रोन आता है वो क्या करते हैं, उसको क्यों यूज लेते हैं, जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ मेन्योर, जितने भी हमारे खाद होते हैं, ऑर्गेनिक खाद, है ना, उनको मिक्स करने में सोइल में उसमें मदद करता है। फर्टिलाइजर्स या क्रॉप रेसिड्यूज को उसको मिक्सिंग करने में मदद करता है। उसके बाद डिस्क प्लो की बात करें, तो डिस्क प्लो का क्या काम है, कटिंग दी स्क्रीपिंग एंड स्प्रेडिंग ग्रासेस, जो जितने भी जो ग्रासेस है उसको कट करने के काम आता है और सोइल को इन्वर्ट्स करता है। तो ये आपके डिस्क प्लो का काम हो गया, ठीक है। आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है, मैचअप में भी आ सकते हैं। कंट्री प्लो जो है मल्टीपर्पज है, सभी पर्पज से इन्वर्जन या फिर कटिंग या फिर हम बात करें डिप्लोइंग, तो थोड़ा थोड़ा सभी इसमें आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम डेप्थ की बात करें, जो आपके स्टैंडर्ड डेप्थ है कि फिक्स डेप्थ पे, जैसे मान लो 5 से 6 सेंटीमीटर डेप्थ पे कौन सा हम उसको प्लोइंग बोलते हैं या कौन सी प्लोइंग बोलते हैं, तो सेलो प्लोइंग। हम अगर 5 से 6 सेंटीमीटर तक की प्लोइंग कर रहे हैं तो उसको शेलो प्लोइंग बोलेंगे। मीडियम प्लोइंग किसे बोलेंगे, 15 से 20 सेंटीमीटर तक। उसके बाद डीप प्लोइंग अबाउ दी 25 या 30, 25 से 30 सेंटीमीटर तक, उसको डीप प्लोइंग बोलेंगे। पर चेजल प्लो जो है 60 सेंटीमीटर तक आपका सोइल में जाता है, तो आपका ये एक्सेप्शन हो सकता है, ठीक है। तो आपका ये प्लो से रिलेटेड कुछ बातें थी जो कि आपको ध्यान में रहनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सेट लाइन प्लांटिंग इज अडोप्ट फॉर सोइंग ऑफ। सेट लाइन प्लांटिंग क्या होती है हम आगे बात करेंगे। पहले अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन को टिक करो। सेट लाइन प्लांटिंग इज अडोप्टेड फॉर सोइंग, कौन सी क्रॉप के लिए सेट लाइन प्लांटिंग हम यूज में लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका शुगर केन, कॉटन एंड ग्राउंडनट एंड टोबैको एंड टोमेटो एंड बोथ 2 और 3। आपको इसमें से टिक लगाना है, ठीक है। आई होप आप सेट लाइन प्लांटिंग जानते होंगे, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, है ना। सेट लाइन प्लांटिंग का क्या मतलब होता है, सेट लाइन प्लांटिंग का मतलब होता है कि इसमें क्या करते हैं हम, फिक्स्ड रोस होती है ना, ये फिक्स्ड रोस होती है, तो इसमें हर साल जो है सेम रो में हम क्या करते हैं, सोइंग करते हैं ना, सीड की सोइंग करते हैं, और ये बीच की जो खाली जगह है इसको हम बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करते इनकी, है ना। तो इसको भी बोलते हैं सेट लाइन प्लांटिंग, ठीक है। और ताकि ये क्यों करते हैं, ये मोस्टली हम गुजरात या आप बात करें आपका ये गुजरात महाराष्ट्र वाला एरिया है, इसमें जनरली फॉलो करते हैं, और पर्टिकुलरली हम जो है कॉटन और ग्राउंडनट के लिए इसको यूज में लेते हैं, है ना। कॉटन और ग्राउंडनट के लिए यूज में लेते हैं। और अगर हम बात करें कि क्यों करते हैं, क्योंकि लिए इसमें जो है इससे क्या होगा, यहाँ पे हम इसको जो है बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे, बार बार मैनिपुलेट नहीं कर रहे, तो हमारा इरोजन, जो सोइल इरोजन है उससे हम बच सकते हैं, है ना। सोइल इरोजन है उससे बच सकते हैं, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें क्या कर सकते हैं हम, ये यहाँ पे अगर बार बार नहीं करेंगे तो यहाँ पे मॉइस्चर जो है कंजर्वेशन भी हम कर सकते हैं, है ना। तो उससे मॉइस्चर कंजर्वेशन भी हो जाता है। तो ये आपके दो बेनिफिट है इसके। उसके बाद अगर हम बात करें इसके सही ऑप्शन की, तो इसका कॉटन एंड ग्राउंडनट, हम कॉटन एंड ग्राउंडनट इसका सही आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है, इनकरेक्ट ऑप्शन इन द रिलेशन टू दी टेम्परेचर। आपको 4 लाइंस दिया है, स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है, टेम्परेचर से रिलेटेड, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस कौन करेगा जिसके कंसेप्ट क्लियर होंगे। कंसेप्ट क्लियर कैसे होंगे, अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा, अगर आप सुंडा पढ़ के एग्जाम देने जाएंगे तो ये ऐसे क्वेश्चंस आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है।
तो आप जो है इन डेप्थ स्टडी करनी चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए। आप अगर लेट स्टार्ट करें फिर भी आप हमारी क्लासेस देख सकते हैं, उसमें 2x में आप क्लासेस देखें, है ना, 2x में क्लासेस देखें तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर क्लासेस में देखने को मिलेगा और आप जो है बेस्ट कर सकते हो कम समय में, ठीक है। हमारा तो यही मानना है, बाकी फिर आप जैसे आपका रूटीन फॉलो कर रहे हैं वैसे करें, हमारा काम है आपको बताना। अब आप फॉलो करो या नहीं करो आपके ऊपर है, ठीक है। तो अगर हम स्टेटमेंट बात करें, फर्स्ट स्टेटमेंट, सुटेबल टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ क्रॉप रेंज 15 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज -459 फ़ारेनहाइट, है ना, एफ कैपिटल है, और 0 K केल्विन और 273 सेल्सियस, ठीक है। क्या ये आपको सही लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें जो है -273 आना चाहिए डिग्री सेल्सियस, जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है उसका इतना होता है, और ये सब गलत है ना, इतना इसका जो है माइनस में आना चाहिए था। और अगर हम बात करें और ऑप्शंस की, बेस टेम्परेचर फॉर द व्हीट क्रॉप, आप सबको पता है बेस टेम्परेचर फॉर व्हीट क्रॉप है 4.5 डिग्री सेल्सियस। अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर रबी क्रॉप्स, तो रबी क्रॉप, मोस्ट ऑफ रबी क्रॉप का ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। ये भी सही ऑप्शन है। तो आपका जो इनकरेक्ट ऑप्शन है आपका सेकंड हो जाएगा, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट इन रिलेशन टू जीरो टिलेज। अब जीरो टिलेज से काफी ज्यादा क्वेश्चन इसलिए डाले हैं क्योंकि आजकल ज्यादा फोकस कंजर्वेशन टिलेज पे ज्यादा फोकस हो रहा है, तो वो आपको क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जीरो टिलेज के रिलेटेड इनकरेक्ट ऑप्शन आपको टिक करना है। फर्स्ट बात करते हैं, द टर्म गिवन बाय जेथरो टूल एंड फादर ऑफ जीबी ट्रिपलेट, ठीक है। उसके बाद कंसेप्ट कम फ्रॉम इनटू द फोर्स ऑफ 1974। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, ग्लाइफोसेट, पैराक्वाट, डाइक्वाट आर जीरो टिलेज स्टिल हर्बिसाइड, ठीक है। द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मिनिमम टिलेज, सही बात है, ठीक है। तो इसका जो है राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा, मतलब इसके अकॉर्डिंग जो इनकरेक्ट है आपका ये सेकेंड ऑप्शन जो है इसका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ग्लाइफोसेट, डाइक्वाट, पैराक्वाट नॉन सेलेक्टिव है, तो अगर उसमें अब हमें हर्बिसाइड कंट्रोल हर्बिसाइड डालनी है तो मोस्टली हम जीरो टिलेज में ये तीनों हर्बिसाइड से यूज करते हैं, और ताकि हमारा नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड चाहिए, है ना। और उसके बाद अगर हम बात करें कि एक्सट्रीम फॉर्म है किसका, मिनिमम टिलेज का मतलब उससे उसका एक्सट्रीम मतलब उससे ज्यादा जो है मिनिमम टिलेज का मतलब होता है कम से कम हम टिलेज करें, तो इसमें जो है बिल्कुल भी टिलेज नहीं करते, ओनली जो क्रॉप सोइंग के लिए उतना सा ही हम जो है सेकेंडरी टिलेज अपनाते हैं, है ना। और आपको पता है कि जीबी ट्रिपलेट इसके फादर है ना, टर्म के टूल ने, है ना। तो आपका ये सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। मेरे को आई थिंक इसका ईयर नहीं पता कि कितना एग्जैक्ट ईयर है शायद, है ना, मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट कर दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है, विच क्रॉपिंग सिस्टम रिटेन मैक्सिमम क्रॉप रेसिड्यूज। आपको एक कमेंट करके बताना है, क्वेश्चन आपके लिए है ना। आप सब जो है ये क्वेश्चंस मुझे कमेंट करोगे, है ना। और देखते हैं आपको आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो आपको पता लगाना है कि किस क्रॉपिंग सिस्टम में सबसे ज्यादा क्रॉप रेसिड्यूज रिटेन रहता है ना। तो आपको मैंने इसके रिलेटेड पहले अगर आपने फर्स्ट क्लास देखी है तो उसमें भी बता रखा है, अगर आपको वो देखी हुई तो आप डेफिनेटली आपको ये आंसर क्लिक कर जाएगा। देन उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या एक रिवाइज कर लेते हैं, है ना। ड्रिजल ये प्रिसिपिटेशन के टाइप है, और आपका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। ड्रिजल ए रेन वेरी लाइट इंटेंसिटी विद फाइन ड्रॉपलेट्स। जो हमारी बारिश है उसकी क्या है, वो लाइट इंटेंसिटी से हो रही है, और उसका ड्रॉपलेट्स की साइज है लेस देन 0.5 mm डायमीटर, है ना। तो उसको हम बोलते हैं ड्रिजल, ठीक है। ये बूंदाबांदी जिसे बोलते हो ना आप, वो चीजें हैं, वो चीज है ड्रिजल। उसके बाद मिस्ट क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट कंप्लीटली इवेपोरेट बिफोर द रीचिंग ग्राउंड। मतलब आपका जो बारिश हुई तो उस बारिश नहीं बोल सकते, छोटी छोटी जो वाटर की ड्रॉपलेट्स है आपका सस्पेंड हो जाती है किसमें, एटमॉस्फेयर में, तो वही आपका क्या हो जाता है, मिस्ट, ठीक है। उसके बाद ग्लेज या फ्रीजिंग रेन किसे बोलते हैं, रेन एट सब फ्रीजिंग टेम्परेचर फ्रीज इनटू आइस। जो आपका बारिश है वो उसका टेम्परेचर लो की वजह से जम जाए, है ना, आइस की फॉर्म में, तो उसे हम ग्लेज बोलते हैं। उसके बाद राइम क्या होता है, फ्रोजिंग फ्रीजिंग फोग जो है, फोग आपका क्या होता है,
धुंध जिसे आप बोलते हो, तो उस फ्रीजिंग फॉग को ही क्या बोलते हैं हम, राइम बोलते हैं। उसका स्नो, स्नो सब्लिमेशन ऑफ वाटर वेपर एट ए फ्रीजिंग टेम्परेचर एंड इट्स सॉलिड प्रेसिपिटेशन। स्नो क्या है आप जानते हैं सब, है ना। स्नो मतलब आपके जो बारिश का जो पानी है या फिर वाटर है वो जम जाता है लो टेम्परेचर की वजह से, तो आपका वो स्नोफॉल आपने देखा होगा, कश्मीर वगैरह कोई गया होगा तो आपको स्नो ये हो जाएगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द रेशियो ऑफ क्रॉप यील्ड टू द टोटल वाटर यूज्ड इन द फील्ड। आपको डेफिनेशन दे रखी है इन चारों टर्म्स की, इनमें से आपको बताना है कौन सी सही है ना। आपको पूछा है कि क्रॉप यील्ड और टोटल वाटर यूज्ड उसका रेशियो क्या कहलाता है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने वाटर यूज एफिशिएंसी, सेकंड इरिगेशन एफिशिएंसी, क्रॉप वाटर प्रोडक्टिविटी, उसके बाद है आपका, एक सेकंड, उसके बाद है वाटर सोइल वाटर इंडेक्स। क्या चारों ऑप्शन क्या राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, वाटर यूज एफिशिएंसी। ठीक है, वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होती है कि यील्ड अपॉन ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो ये आपका क्या होती है, वाटर यूज एफिशिएंसी का बांध सकते हैं फॉर्मूला, या फिर हम इसको ही जो है वाटर यूज एफिशिएंसी बोलते हैं। इसका क्या मतलब है कि हम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर से कितना ड्राई मैटर प्रोड्यूस करा रहे हैं या हो रहा है ना, तो उसको ही क्या बोल देते हैं, वाटर यूज एफिशिएंसी। ठीक है, हमारा कितना वाटर यूज हो रहा है ना, कितना वेस्ट हो रहा है, तो उसके हम क्या करेंगे कि पर यूनिट वॉल्यूम कितना हम ड्राई मैटर प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको हम वाटर यूज एफिशिएंसी बोल दिया। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो केजी पर हेक्टेयर, एमएम जो है इसकी यूनिट हो जाएगी, या एमएम या सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपकी इसकी यूनिट हो जाएगी। यूनिट कैसे आई, यील्ड को हम क्या करते हैं केजी पर हेक्टेयर में काउंट करते हैं, है ना, और यूवर ट्रांसपिरेशन को हम कितना एमएम पानी उड़ा, है ना, यूवर ट्रांसपिरेशन को हम इससे मेजर या सेंटीमीटर के जो है उससे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, the organic matter of soil is generally obtained by the multiplying the organic carbon content by। आपको बेमलिंग फैक्टर आपने पढ़ा होगा, मैंने क्लासेस में भी डिस्कस किया है तो आपको पता होगा। अगर इसमें पूछा है कि ऑर्गेनिक मैटर हमें निकालना है तो ऑर्गेनिक कार्बन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो बेमलिंग फैक्टर जो है क्या होता है, जैसे हम इसमें कह रखा है कि ऑर्गेनिक मैटर हमें बताना है, तो हमें किससे ऑर्गेनिक कार्बन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, जीरो वन, फर्स्ट ऑप्शन 1.72, सेकेंड ऑप्शन 2.5, थर्ड ऑप्शन 3.14 और फोर्थ ऑप्शन 0.85। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से चारों में से क्या ऑप्शन राइट होगा। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑर्गेनिक मैटर निकालने के लिए ऑर्गेनिक कार्बन को जो है हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1.72 से। अब ये क्या है, बेमलेंग फैक्टर हम इसे बोलते हैं, है ना, और इससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे ऑर्गेनिक मैटर को निकाल सकते हैं। सोइल में अगर आपको ऑर्गेनिक कार्बन पता है तो आप ऑर्गेनिक मैटर निकाल सकते हो, उसका फॉर्मूला ये है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्पार्ड मीटर इज यूज फॉर मेजरिंग। स्पार्ड मीटर होता है, आपको अब जब आप एमएससी ज्वाइन कर लेंगे आपको काफी ज्यादा ये काम आने वाला है ना, आपके ट्रायल्स में, है ना। तो आपको बताना है कि स्पार्ड मीटर जो है क्या काम आता है। फर्स्ट ऑप्शन नाइट्रोजन कंटेंट इन सोइल, सोइल मॉइस्चर, उसके बाद क्लोरोफिल कंटेंट, यूपो ट्रांसपिरेशन। आई होप आप सब जानते होंगे स्पार्ड मीटर क्या होता है। तो बेसिकली हम आंसर की बात करते हैं तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्लोरोफिल कंटेंट जो है हम पता लगाने के लिए इसको काम में लेते हैं। ठीक है, इसमें क्लिप होता है, एक क्लिप को हम डायरेक्ट जो है पहले कैलिब्रेट करना पड़ता है, 4-5 लीफ पे लगा के, कैलिब्रेट होने के बाद इसको लीफ पे हम डायरेक्टली क्लिप लगा देते हैं। ये पूरा यहाँ पे क्लिप है ना, ऐसा होता है स्पार्ड मीटर। ये क्लिप है, इसको लीफ पे लगाते हैं, यहाँ पे ये रीडिंग दे देता है, तो इसको ही बोलते हैं हम स्पार्ड मीटर, और ये क्लोरोफिल कंटेंट निकालने के काम आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज मोस्ट इंपोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मिथेनिन एंड सिस्टाइन। फर्स्ट ऑप्शन आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस,
सल्फर और मैग्नीशियम। चार ऑप्शन में से बताओ फटाफट क्या इसका राइट आंसर होगा। आई होप आप सब जानते होंगे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स को। तो मैंने आपको क्लासेस में बताया था एसएमएस से याद रख लेना। एसएमएस एक ट्रिक है याद करने की। फर्स्ट होता है सिस्टीन, और उसके बाद मिथोनिन, और उसके बाद सिस्टाइन, ठीक है। सी सी एम सी होता है, बट इसको आप याद नहीं रख पाओगे तो एस एम एस से याद कर लेना, है ना। तो सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथोनिन, या सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथोनिन आपको याद रखना है। तो तीनों जो है हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे एक और जोड़ लो, है ना। एंड सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथोनिन, तो आपका ये तीनों जो है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स है, और ये इसमें जो है सल्फर का एलिमेंट आपको पाया जाता है। और सल्फर हमारा क्या करता है, सल्फर की अगर हम फंक्शन की बात करें तो ऑयल सीड क्रॉप में, ऑयल सीड क्रॉप में ऑयल कंटेंट को बढ़ाता है, तभी हम सल्फर डालते हैं, ठीक है, थायोयूरिया, है ना। तो ये सब जो है हम डालते हैं। उसके बाद एसएसपी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है ऑयल सीड क्रॉप्स के लिए, है ना, क्योंकि इसमें कैल्शियम और सल्फर दोनों पाया जाता है ना। तो ये आपका हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, द ब्रिक्स वैल्यू इन शुगर केन जूस गिव्स एन एस्टिमेट ऑफ। आपको ब्रिक्स वैल्यू जो है शुगर केन में आप निकालते हो तो आपको क्या बताता है ना, क्या एस्टिमेशन के लिए आप उसको निकालते हो ब्रिक्स वैल्यू को। तो ब्रिक्स वैल्यू आप सबको पता है कि हम शुगर केन की बात करें तो क्या ही करेंगे, शुगर कंटेंट को पता लगाने के, अब जो टोटल सोल्यूबल शुगर्स है उसको ही पता लगाएंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें कि इसको कैसे निकालते हैं, तो एक इंस्ट्रूमेंट आता है पोलारीमीटर। पोलारीमीटर क्या करता है, इस तरीके का आपने अगर लेब में देखा होगा तो इस तरीके का आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिखाई देगा, तो उसको बोलते हैं पोलारीमीटर। सुक्रोज का कंटेंट निकालने के लिए हम इसको यूज लेते हैं। इसमें क्या होता है, ब्रिक्स की रीडिंग जो है आपको, आपने हैंड रिफ्लेक्टोमीटर देखा होगा तो उसमें भी हम शुगर, जो अपना जेम जेली वगैरह आते हैं तो उसमें हम शुगर कंटेंट पता लगाते हैं। तो वो आपका उसी तरीके का ये बड़ा रिफ्लेक्टोमीटर मान लो, या पोलारीमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो इससे हम शुगर कंटेंट पता लगा सकते हैं, है ना, ब्रिक्स वैल्यू से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है, द प्लांट दैट रिक्वायर सेलाइन कंडीशन फॉर देयर बेटर ग्रोथ आर नोन एज। आपको बताना है ऐसे प्लांट जिनको सेलाइन कंडीशन रिक्वायर्ड होती है फॉर बेटर ग्रोथ के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट आपके सामने ऑप्शन है जीरोफाइट्स, देन सेकंड ऑप्शन है हाइड्रोफाइट, देन थर्ड ऑप्शन हेलोफाइट, देन मीजोफाइट। तो चार ऑप्शन से बताओ फटाफट क्या आंसर राइट होगा। आई होप आप सबको ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होगा, काफी बार आपने क्वेश्चन देखा होगा, है ना। तो अगर हम सेलाइन कंडीशन की बात करें तो सेलाइन कंडीशन के हमारे क्या बोलेंगे उनको, हेलोफाइट। जो सेलाइन कंडीशन के अंदर अंदर प्लांट ग्रोथ है उसे हेलोफाइट्स बोलते हैं। अगर हम और भी प्लांट्स की बात करें जैसे कि स्कियोफाइट, उसको हम शेड लविंग प्लांट्स को हम स्कियोफाइट्स बोलते हैं। हेलियोफाइट्स जो कि फीड ऑन अदर प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोफाइट जो पानी वाटर लविंग प्लांट्स होते हैं उन्हें हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। उसके बाद हेलोफाइट्स जिन्हें हम सेलाइन कंडीशन में अभी हम जस्ट हमने बात करी। जीरोफाइट जो कि ड्राई कंडीशन में या डेजर्ट इलाकों में ग्रो होते हैं, है ना। जो आपको ये चारों पांचों टर्म है वो याद रखनी है, ठीक है। काफी बार एग्जाम में अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है जीरो टिलेज से रिलेटेड। मैंने जीरो टिलेज इसलिए ज्यादा क्वेश्चन डाल रहा हूँ क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आपको जीरो टिलेज से देखने को मिलेगा, अगर टिलेज से क्वेश्चन आया तो, ठीक है। जीरो टिलेज इज प्रैक्टिस ऑफ फॉर 2 to 3 years कंटिन्यूसली। आपको मान लो एक फार्मर है वो जीरो टिलेज कर रहा है 2 से 3 साल तक, ठीक है। तो आपको बताना है कि बल्क डेंसिटी जो होगी वो जो अपर सरफेस है उसकी बल्क डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, सेम रहेगी या फिर अनप्रिडिक्टेबल रहेगी। तो चार आपके सामने मैंने ऑप्शन बता दी, जल्दी से बताओ क्या आंसर इसका राइट होगा। मैं पानी पी लेता हूँ फटाफट। अगर आप बाद में भी क्वेश्चन देख रहे हैं तो आप खुद का दिमाग लगा के, जैसे क्वेश्चन आता है तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ना, देन उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन सुनना है, ठीक है, ताकि उससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगी। आपकी एक्यूरेसी भी तो पता चले आपके दिमाग में कितना फिट हो रहा है आप जो पढ़ रहे हो, ठीक है। तो उससे आपको एनालिसिस करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। तो दो, अगर मान लो कोई आदमी है जीरो टिलेज कर रहा है, अब जीरो टिलेज हमने बता दिया कि 100% क्रॉप रेसिड्यूज का रिटेंशन रहता है, ठीक है।
क्रॉप रेसिड्यूज का रिटेंशन रहता है। अब 100% क्रॉप रेसिड्यूज रहेगा तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे जो है ऑर्गेनिक मैटर जो है सोइल का बढ़ता जाएगा, क्योंकि डिकम्पोजिशन होगा क्रॉप रेसिड्यूज का, उससे क्या होगा ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट इंक्रीज होगा, तो उससे क्या होगी हमारी सोइल पोरस होगी, उसमें पोरोसिटी बढ़ेगी, ठीक है, उसमें सारी जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसकी अच्छी होगी, तो यहाँ पे बल्क डेंसिटी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डिक्रीज, ठीक है। उसके बाद मैंने सोइल साइंस में अच्छे से आपको बल्क डेंसिटी पार्टिकल डेंसिटी पढ़ा रखा है, क्लासेस आप देख सकते हो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ना। और आप जो है अगर आप अभी थर्ड ईयर में तो आप हमारा बैच भी ले सकते हैं, है ना। उसको आपको अगले साल से हम प्रॉपर आपको क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, इस बार भी कराइए, मैंने जितना कहा था उससे काफी लाख गुना ज्यादा प्रोवाइड कराया बच्चों को और रेस्पॉन्स अच्छा है। आई होप उन्होंने फील किया होगा, है ना। तो उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है बिल्कुल नया क्वेश्चन, और अभी फिलहाल जो CWC का एग्जाम था उसमें भी आया हुआ है, ठीक है। अगर आपने मेरे CWC वाले वीडियो देखी हुई तो उसमें आपको ये क्वेश्चन क्लिक किया होगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन है आपका PKM1 PKM2 आर इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ विच क्रॉप। तो आपको दो वेराइटीज की क्रॉप दो वेराइटीज दे रही किस क्रॉप की है वो बताना है आपको। अगर आप इस क्रॉप को जानते हैं तो आपको इसका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट आपके सामने ऑप्शन है टोमेटो, ब्रिंजल, ड्रमस्टिक, ओकरा। चारों ऑप्शन में से बताओ कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मोरिंगा। मोरिंगा, ठीक है। मोरिंगा, मोरिंगा किसको बोलते हैं, ड्रमस्टिक को हम मोरिंगा बोलते हैं, ठीक है। जो कि आपकी PKM1 PKM2 फेमस वेराइटी है किसकी, हमारे मोरिंगा की, ठीक है। ड्रम स्टिक जिसको हम बोलते हैं, बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी लगती है इसकी। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, द ऑक्सीडेशन ऑफ NH4+2 NO2 माइनस इज इमीडिएट बाय द बैक्टीरिया। जो ऑक्सीडेशन है, जो हमारा नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है, ठीक है, जो मिनरलाइजेशन की प्रोसेस है ना। तो हमारा जो अमोनियम से नाइट्राइट फिर नाइट्रेट बनता है, उसमें कौन से बैक्टीरिया काम आते हैं। तो आपको पता है कि NH4+ से NO2- बना, उसके बाद क्या बनता है NO3, ठीक है, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ठीक है। तो आपका उसमें इस वाली प्रोसेस में पूछा है आपको कौन सा बैक्टीरिया काम आता है। फर्स्ट आपका नाइट्रोसोबैक्टर, उसके बाद नाइट्रोसोमोनास एजेटोबैक्टर राइजोबियम, ठीक है। ये दो ऑप्शन तो वैसे ही इनकरेक्ट होंगे, ठीक है, ये बायो फर्टिलाइजर है। उसके बाद अगर हम बात करें दोनों की, तो नाइट्रोसोबैक्टर तो जो है हमारा नाइट्रेट बनाने में, ये है नाइट्रेट, तो इसमें क्या बनाने में हमारा नाइट्रोसोबैक्टर काम आता है। अगर हम नाइट्रोसोमोनास की बात करें वो आपका NH4 से NO2- बनाने के काम आता है, तो वो आपका यहाँ पे नाइट्रोसोमोनास ऑप्शन राइट होगा, तो इसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, आपके सामने मैचअप है, आपको टोबैको के टाइप दे रखे हैं और उसका क्यूरिंग प्रोसेस पूछिए कि कौन से टाइप के टोबैको में हम कौन सी क्यूरिंग करते हैं। तो फर्स्ट आपके सामने टोबैको के टाइप सिगरेट, सिगार, चिरकुट, च्युइंग टाइप टोबैको, हुक्का, है ना, चेविंग हुक्का, और उसके बाद बीडीज, है ना, उसके बाद स्नफ से च्युइंग हुक्का। तो इनमें कौन कौन सी क्यूरिंग करते हैं उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा है। आई होप आपको पता हो गए इसके आंसर, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे जो बैच वाले स्टूडेंट हैं उनको तो काफ़ी अच्छे से पता होगा, क्योंकि नोट्स में आपको ये क्लियरली मेंशन है ना। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो सिगरेट के लिए हम कौन सी क्यूरिंग करते हैं, फ्लू क्यूरिंग, है ना। उसके बाद सिगार और चिरकुट या च्युइंग टाइप की जो टोबैको है उसके लिए फायर क्यूरिंग करते हैं। उसके बाद हुक्का से स्नफ के लिए पिट क्यूरिंग करते हैं। उसके बाद च्युइंग एंड हुक्कास के लिए रेक क्यूरिंग करते हैं। और बीडीज और स्नफ और च्युइंग और हुक्का के लिए हम क्या करते हैं, ग्राउंड और सन क्वेरिंग करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है बेंच टेरेसिंग इज प्रैक्टिस ऑन स्लोप रेंज फ्रॉम। जो हमारी बेंच टेरेसिंग है उसमें कितना स्लोप रखा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका 5 to 10%, देन सेकंड 10 to 15, देन थर्ड 16 to 33, उसके बाद लास्ट ऑप्शन आपका 34 से 50%। क्या चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है। आई होप बेंच टेरेसिंग हमने क्लासेस में पढ़ा था, तो इसकी जो स्लोप है 16 to 33% हम रखते हैं, है ना। अगर हम और भी जितने भी हमारे कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस है उनकी बात कर ले, ठीक है।
आपको उनकी बात करते हैं। अगर हम उनकी बात करें तो आपका नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, कंटूर बंडिंग की, है ना। कंटूर बंडिंग की, कंटूर बंडिंग में हम 6% स्लोप रखते हैं, है ना। कंटूर बंडिंग की हमने बात कर ली। और उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेडेड बंडिंग की, है ना। ग्रेडेड बंडिंग की, ग्रेडेड बंडिंग में हम स्लोप रखते हैं 2 से 10%। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एक ना एक, ठीक है। उसके बाद जिंक टेरेसिंग की बात करें, जिंक टेरेसिंग की बात करें तो उसमें हम रखते हैं लेस देन 20% स्लोप, सॉरी 3 to 10% स्लोप, ठीक है। 10% स्लोप, है ना। आपको ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिंक टेरेसिंग का। पेंस टेरेसिंग हमने बात कर ली। उसके बाद क्रिब, क्रिब स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, क्रिब स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें मोर देन 4, एक सेकेंड, अगर हम बात करें क्रिप्ट स्ट्रक्चर की तो मोर देन 40% जो है हम इसमें स्लोप रखते हैं, है ना। मोर देन 40, मोर देन 40% हम इसमें स्लोप रखते हैं, है ना। ये आपका हो गया सारा, है ना। मैकेनिकल मेजर जो हमारे इरोजन के कंट्रोल में काम आते हैं, तो वो आपके हमने सारी बात कर ली, है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है, द बर्निंग क्वालिटी ऑफ टोबैको डिक्रीजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है सल्फर, देन क्लोराइड, देन मैग्नीशियम, देन सोडियम। आपको पता होगा कि जो बर्निंग क्वालिटी है इसकी टोबैको की, वो कौन सा न्यूट्रिएंट कम करता है। तो आपका जो क्लोराइड है उससे आपकी बर्निंग क्वालिटी जो है आपकी कम होती है टोबैको में, ठीक है। इसलिए हम क्लोराइड वाले फर्टिलाइजर जो है अवॉइड करते हैं किसमें, हमारे टोबैको में, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है, द कन्वर्जेशन फैक्टर, कन्वर्जन फैक्टर ऑफ फॉर द फॉस्फोरस टू P2O5। आप जब बैग लाते हैं डीएपी का तो उसमें आपको फॉस्फोरस P2O5 की फॉर्म में आपको देखने को मिलती है। उसको कन्वर्ट करने का पी में फॉर्मूला है P2P2O5, या फिर इसमें पूछा है कि पी से हमें जाना है P2O5 में, तो उसके लिए क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आपको पी दे रखा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे P2O5 में जाने के लिए किससे, है ना। ये पूछा है आपको और आपको जाना है P2O5, ठीक है। तो आपको इनमें से चारों ऑप्शन में से बताना है इसका क्या राइट आंसर होगा। तो आई होप आप जानते होंगे कन्वर्जन फैक्टर हमने अच्छे से क्लास में डिस्कस किया था। इसका राइट आंसर होगा आपका सेकंड, 2.29 से मल्टीप्लाई करेंगे पी को, जब जाके P2O5 में कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर हम बात करके उल्टा दे दे आपको, P2O5 से आपको जाना है पी की ओर, तो पी की ओर जाना है तो P2O5 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.43 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो आपका इसका ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। उसके बाद अगर ऐसे ही हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है H2PO4 माइनस और HPO4 -2, है ना। तो H2PO4 -2 और HPO4 -2 की बात करें कि ये इक्वली किस पीएच पे अवेलेबल हो पाते हैं प्लांट को। तो अगर हम बात करें इक्वल पीएच की, मैंने काफी बार आपको बता रखा है, ये आपका एक स्केल है, 7, है ना, ये 0, ये 14, ठीक है। तो आपका 7.2 पीएच पे ये तीनों जो, ये दोनों जो आपके कंपाउंड है, या फिर हम बात करें फॉस्फोरस की फॉर्म्स है, उसको इक्वली अवेलेबल किस पीएच पे मिलता है सोइल में। आपको सोइल का पीएच कितना होना चाहिए, 7.2 होना चाहिए, तब जाके इक्वली अवेलेबल हो पाता है ना। तो ये आपका ये हो गया। अब उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है, इन द स्ट्रिप क्रॉपिंग इरोजन रेजिस्टेंस क्रॉप एंड इरोजन परमिटिंग क्रॉप आर ग्रोन इन। तो आपका जो स्ट्रिप क्रॉपिंग है इस तरीके की, ठीक है, यहाँ पे खाली जगह स्ट्रिप क्रॉपिंग है, तो उसमें हम इरोजन परमिटिंग क्रॉप और इरोजन रेजिस्टेंस क्रॉप हम किस फॉर्म में लगाते हैं, किस पैटर्न में लगाते हैं, है ना। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है मिक्स्ड पेजेस में, क्या हम सारी को मिक्स कर देते हैं, या फिर सर्कुलर पैटर्न में, है ना, या फिर अल्टरनेट पैटर्न में जैसे मैंने बनाई है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ।
उसके बाद सेपरेट फील्ड में, तो आपका इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा सी ऑप्शन, अल्टरनेटिव स्ट्रिप्स में। ये इरोजन परमिटिंग यहाँ पे लगा दी, इरोजन रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दी, फिर वापस इरोजन परमिटिंग, इरोजन रेजिस्टेंस, इस तरीके से हम हमारी सोइल को कंजर्व कर सकते हैं और दोनों क्रॉप्स को इस तरीके से लगाते हैं। उसके बाद अगर हम इरोजन रेजिस्टेंस की बात करें, जो हमारी जनरली पल्स क्रॉप की हम बात करते हैं जिनकी रूट्स ज़्यादा फैलती है ना। उसके बाद इरोजन परमिटिंग, जो इरोजन ज़्यादा इरोजन को बढ़ाती है, जैसे वाइड स्प्रेडिंग, वाइड स्पेस्ड क्रॉपिंग, जैसे सोरगम, ठीक है, मेज, ये सब वाइड स्प्रेड वाइड स्पेसिंग वाली क्रॉप है, तो ये आपकी इरोजन परमिटिंग हो जाएगी। देन उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट का, हमारे सामने क्वेश्चन है, कुछ अरबी साइड से उनका ट्रेड नेम दे रखे हैं डायरेक्ट। डेलोफान का आपका ट्रेड नेम है टाफा, टेफाफोन, और उसके बाद ब्यूटाक्लोर में, जैसे अलाक्लोर में प्लस, हाँ ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट दे रखा है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, बस डायरेक्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे डाला हुआ है। डेलेफोन, डेलेफोन का टेफोन ट्रेड नेम है। एलाक्लोर का लसाओ आप सब जानते हैं। ब्यूटाक्लोर का मेचेस। उसके बाद प्रोपेनिल का स्टेम्प F34 या रोग्यू। उसके बाद डाइनाइट्रामाइन का कोबेक्स। तो ये आपके ट्रेड नेम हो चुके हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है, इसके बाद कितने बचे हैं देख लेते हैं, अभी बचा हुआ है, ठीक है ठीक है। उसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन है, नाइट्रोजन, हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इन वीट इंक्रीज लोजिंग। तो आपको दो एसर्शंस और रीजंस वाले वापस क्वेश्चन है कि आपको दे रखा है, फर्स्ट हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इन वीट इंक्रीज लोजिंग। लोजिंग आपको पता है कि हम अगर हमारी हवा चलती है, विंड ज्यादा चलती है तो क्रॉप गिर जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लोजिंग बोलते हैं। उसके बाद इंक्रीज सॉरी रीजन की बात करते हैं, एक्सेस नाइट्रोजन प्रमोट द एक्सेसिव वेजिटेटिव ग्रोथ मेकिंग प्लांट वीक एंड प्रोम टू लोजिंग, है ना। आपको वापस ऐसा बोला है कि अगर आप नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ज्यादा डालते तो वेजिटेटिव ग्रोथ प्रमोट होगी, उससे क्या होगा, आपका प्लांट वीक होगा और वो गिर जाएगा, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है कि अगर आप उसमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ज्यादा डालते हो तो आपको लोजिंग की समस्या जो है आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाता है नाइट्रोजन, और उससे हमारी प्लांट की हाइट बढ़ेगी, ना कि उसकी यील्ड, है ना। और उसके बाद, और जैसे जैसे आप नाइट्रोजन कंटेंट इंक्रीज करते जाओगे प्लांट में, उस वजह से यील्ड रिड्यूस होती जाएगी, क्योंकि उसकी ओनली वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, ना कि पूरी ओवरऑल ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद अगर रीजन की बात करें कि नाइट्रोजन का अगर हम एक्सेस यूज करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ेगी और प्लांट क्या होगा, वीक होगा और गिर जाएगा, ठीक है। तो आपका दोनों ऑप्शन राइट होंगे, तो बोथ ए एंड आर ट्रू, और ए आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। देन सेकंड बात करते हैं, द मेथड ऑफ द प्लांट एनालिसिस फॉर असेसिंग न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट इन शुगर केन नोन एज। अब अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में बात करी कि क्रॉप लोजिंग, है ना, एक दो टर्म है लोजिंग, है ना, डी जी वाला और एक डबल जी वाला। तो आपका नाइट्रोजन असेसिंग के लिए शुगर केन में हम क्रॉप लोगिंग जो है मेथड यूज में लेते हैं, जैसे हम मोस्टली नाइट्रोजन के लिए लेते हैं, बट आपको यहाँ पे पूरा ओवरऑल पूछा है कि न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट असेसिंग के लिए हम कौन सा मेथड यूज में लेते हैं, तो आपका क्रॉप लोजिंग हो जाएगा, ठीक है। सॉरी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है, बीबीएफ मेथड इज वाइडली प्रैक्टिस इन विच क्रॉप। तो आपका ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड है, वो हम किस क्रॉप में यूज में लेते हैं। फर्स्ट आपके सामने ऑप्शन, वीट, राइस, ग्राउंडनट और सोयाबीन। तो आपका आई होप बीबीएफ जानते होंगे आप क्या होता है। अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि हम ग्राउंडनट में इसको यूज लेते हैं, ठीक है। ग्राउंडनट में मोस्टली हम यूज लेते हैं, सोयाबीन में आजकल यूज ले रहे हैं बट इतना पॉपुलर नहीं है। पॉपुलर या वाइडली प्रैक्टिस है किसमें, ग्राउंडनट में। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ब्रॉड बेड फरो में क्या करते हैं, ब्रॉड बेड फरो में हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम क्रॉप लगाते हैं, है ना, ठीक है। तो आपकी इस तरीके से ब्रॉड मतलब बेड, जो ये वाली बेड है ये ब्रॉड रहेगी 60 सेंटीमीटर की, और आपको ऊपर की तो जो है ये आपका बेड वाली है सरफेस, यहाँ तक ये बेड ये 60 सेंटीमीटर की रहेगी, और नीचे से कितनी ब्रॉड रहेगी, है ना, नीचे 120 सेंटीमीटर की, है ना, जस्ट डबल है। और आपके फरोज बनाई जाएगी ताकि अब आपका मॉइस्चर जो है अच्छे से कंजर्व हो सके, है ना। और यहाँ पे आपको इसके जो है यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ के लगभग 12 सेंटीमीटर की 12.5 के आसपास यहाँ पे क्रॉप लगाई जाती है ना।
और ताकि आपको इसके रूट जोन तक अच्छे से पानी या मॉइस्चर अवेलेबल हो सके। और मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिस है, मोस्टली ये ब्लैक सॉइल में हम यूज ले सकते हैं, है ना। तो आपका ये रोड बेड फरो का कंसेप्ट था। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ पूसा जय किसान इज आल्सो कोल्ड एज। ठीक है, आपको पूसा जय किसान आप बहुत ही पॉपुलर वेराइटी है और काफी ज्यादा इसके बार बार क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका हाइब्रिड वेराइटी है किसकी, मस्टर्ड की। तो इसको हम क्या करते हैं, पूछा है आपको कि इसको और किस नाम से जानते हैं, तो आपको पता होगा कि इसको बायो 902 के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, द टेक्नोलॉजी मिशन ऑन पल्स एंड ऑयल सीड टेम्पो। जो टेम्पो मिशन, टेम्पो जो प्रोजेक्ट है या फिर हम बात करें हमारा एक मिशन है, तो वो किसके लिए स्टार्टेड हुआ और कब स्टार्टेड हुआ उसकी बात करते हैं। टेम्पो जो है ऑयल सीड एंड पल्सेस को प्रमोट करने के लिए, पल्स प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए हमने टेम्पो मिशन का शुरुआत करी। और वो कब करी, क्या 1980 में करी या 1985 में करी या 1986 में या 1990 में। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1986 में हमने टेम्पो मिशन का स्टार्ट करा, ताकि हमारी पल्स और ऑयल सीड में सफिशिएंसी आए। और फार्मर को इसमें जो है जागरूक किया कि पल्स प्रोडक्शन या सीड जो ऑयल सीड क्रॉप्स है उनको ग्रो करो, है ना। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अर्थिंग अप इन ग्राउंडनट क्रॉप इज डन एट। तो अर्थिंग अप है मिट्टी चढ़ाना, ठीक है। जैसे मान लो आपकी रो है, तो ये आप इरिगेशन देते हो तो सोइल जो है यहाँ से हट जाती है और प्लांट वीक हो जाता है, और उसको सपोर्ट देने के लिए हम अर्थिंग अप करते हैं। तो ये पूछा है आपको कितने दिन बाद करते हैं सोइंग से। तो आपका जिसका राइट आंसर हो जाएगा 35 to 45 डेज आफ्टर सोइंग। ठीक है, ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्लांटिंग और प्लांटिंग ए सक्सीडिंग क्रॉप फॉर बिफोर द हार्वेस्ट ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप इज नोन एज। आपको पूछा है कि आपकी एक क्रॉप खड़ी हुई है, उसके पहले ही आप नेक्स्ट क्रॉप की सोइंग कर लेते हैं, उस प्लांटिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं, है ना। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है रिले क्रॉपिंग, देन सेकंड ऑप्शन मिक्स क्रॉपिंग, देन इंटर क्रॉपिंग, देन क्रॉप रोटेशन। ठीक है, चार ऑप्शन में क्या राइट आंसर होगा, आई होप आप जानते होंगे। हम क्या करते हैं रिले क्रॉपिंग में, रिले क्रॉपिंग में आप जो है एक क्रॉप की हार्वेस्टिंग करने से पहले ही क्या कर देते हो, दूसरी क्रॉप की सोइंग कर देते हो, है ना। जैसे मान लो आपकी राइस खड़ी हुई है, तो उसके बीच में आप क्या करोगे, पहले ही उसमें जो है लेंटिल्स के सीड जो है ब्रॉडकास्ट कर दोगे। तो उससे क्या होगा, आपकी जब ये क्रॉप हार्वेस्ट हो जाएगी तो उससे पहले उसके साथ साथ दूसरी क्रॉप जर्मिनेट हो जाएगी, है ना। उसको टाइम नहीं मिलेगा और आपका उसमें जितने भी आपने न्यूट्रिएंट और मॉइस्चर वगैरह कंजर्व किए हैं या है, तो उसको प्रॉपर्ली लेंटिल यूज में ले लेगा। और लेंटिल क्या है, रबी क्रॉप है ना। उसके बाद मिक्स क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग में क्या कर सकते हैं हम, पूरे सीड्स को मिक्स करके ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, उसको मिक्स क्रॉपिंग बोलते हैं। इंटर क्रॉपिंग जो हम एक एक रो हमने मान लो किसकी लगा दी, मेज की लगा दी, एक सोरगम की लगा दी, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं ना। उसके बाद हम बात करते हैं, इंटरक्रॉपिंग के बहुत सारे टाइप है। उसके बाद हम बात करते हैं क्रॉप रोटेशन। हम सेम फील्ड है, सेम हमारे पास ईयर है और डिफरेंट क्रॉप लगाना और सेम टाइम भी है, तो सेम टाइम सेम प्लेस और डिफरेंट क्रॉप, तो उसको हम बोल देते हैं हमारे क्रॉप रोटेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है, पडलिंग इन पेडी क्रॉप या पेडी फील्ड इज डन टू। जो पडलिंग है वो किस पर्पज से हम सोइल में या हमारी फील्ड में करते हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इंक्रीज सोइल एरिएशन, बिल्कुल नहीं। रिड्यूस परकुलेशन ऑफ वाटर, थोड़ा थोड़ा सही है। उसके बाद इम्प्रूव न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये भी नहीं है। और इनहेंसिंग रूट पेनिट्रेशन, ये भी गलत है। तो हम मोस्टली जो है हमारे पडलिंग प्रोसेस परकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए यूज लेते हैं। परकुलेशन क्या होता है, हमारा जो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर है विद न्यूट्रिएंट्स और सोल्ट, उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा ताकि उसमें, क्योंकि राइस जो है हाईली फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड क्रॉप है, तो उसमें क्या होता है, अगर हम मान लो ये परकुलेशन रिड्यूस नहीं करेंगे तो सारा न्यूट्रिएंट जो है डीप होराइजन्स में चला जाएगा और हमारी क्रॉप्स को अवेलेबल नहीं हो पाएगा। और अगर हम यहाँ की नीचे की जो हमारी सोइल है ना, तो वो उसको हम क्या कर देंगे, हार्ड कर देंगे। और हार्ड करने से हमारा पानी का जो रिटेंशन है वो भी अच्छा होगा और उस हमारे पानी की रिक्वायरमेंट भी कम होगी, इसलिए पडलिंग प्रोसेस हम करते हैं, है ना। और उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की,
हमारा यहाँ तक ही क्वेश्चन थे आज का। हम उसके बाद नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट होता है इन सारे क्वेश्चंस में, तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। और अगर किसी को भी कुछ डाउट लगे तो ज़रूर बताना, क्योंकि क्वेश्चंस हमें भी टाइम निकाल के हम आपके लिए क्वेश्चंस बना रहे हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं गलती हो, बट आई होप जब जहाँ तक पूरी 100% है उतना नहीं होगी, फिर भी माइन्यूट सा अगर कोई हो तो बता सकते हो कमेंट में। कोई जिस जगह जगह आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू।